Now, good morning, students. For repeaters batch, in the classroom, conductometric titration वहाँ पर रह गया था. So now, I'm discuss conductometric titration in the chapter of stoichiometry. I will you send a notes जिसमें conductometric titration सबसे पहले पेज पे ही है. Conductometric titration में we will discuss conductance का effect with dilution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो आपके सिलेबस में है वो किस किस के बीच में है. आपको है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इन बिटवीन एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शन, एवरी एसिड बेस रिएक्शन के लिए कंडक्टेंस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज होगा. उसके सब ग्राफ अपन डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एसिड बेस टाइट्रेशन की अगर बात हो रही है तो हो सकता है आपका एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाए. You have a strong acid and weak base. You have strong acid and strong base. You have weak acid and strong base, and you also have weak acid and weak base. So this is having four type of titration in this conductometric titration. So first of all, we will discuss acid base titration में strong acid and strong base. सबसे पहले टाइट्रेशन कर रहा हूं मैं इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस, आपके पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है. यू हैव HCl का मिक्सचर, यू हैव HCl का मिक्सचर, और सडनली मैं इसमें डालना स्टार्ट कर दूं NaOH. वी नो दैट NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर मैं NaOH के साथ NaOH अगर HCl डालना स्टार्ट कर दूं तो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2. ना जब मैंने NaOH को HCl में मिक्सचर करा तो HCl के कंडक्टेंस में या जो सॉल्यूशन था उसके कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है उसकी मैं बात करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास HCl सॉल्यूशन था इन द कंटेनर, यू हैव H प्लस एंड Cl माइनस, और जब मैंने उसमें NaOH डालना स्टार्ट कर दिया तो H की जगह लेनी स्टार्ट कर दी Na प्लस ने. एंड वी नो दैट H प्लस एंड Na प्लस किसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होता है इन एक्वस सॉल्यूशन. तो आप बोलेंगे सर Na प्लस का ज्यादा होता है, लेकिन फ्रीली कौन सा है? फ्रीली कौन सा है? यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर Na प्लस और H प्लस में जो मूविंग फेज था वो H प्लस का ज्यादा था. दैट्स व्हाई HCl का कंडक्टेंस ज्यादा था. लेकिन जब Na H की जगह लेना स्टार्ट कर देगा तो कंडक्टेंस में डिफरेंस आएगा. यू हैव ग्राफ इन बिटवीन कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ NaOH. आप देखेंगे जब आपका H की जगह Na प्लस रिप्लेस करेगा तो कंडक्टेंस अचानक से डिक्रीज होगा. लेकिन जब बहुत सारा Na प्लस बनने लग जाएगा तो Cl माइनस के साथ फॉर्म करेगा ए सॉल्ट. एंड वी नो दैट सॉल्ट हैविंग अल्फा इज 100%. तो NaCl इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, जिससे आपकी कंडक्टेंस एकदम से शार्प इंक्रीज होगी. सो whenever you have a strong acid and a strong base, conductance sharply increases when you add strong base in the strong acid. यहां पर जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को अपन बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आप फाइनल इसका डिक्रीज पॉइंट देख पाते हैं. सो नाउ whenever you add strong acid में strong base, definitely conductance sharply decrease होगा, then sharply increase होगा. This is very very important. Now अगर मैं strong acid में डालना स्टार्ट कर दूं weak base, strong acid and weak base titration. सो स्ट्रॉन्गली एसिड के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं HCl. वीक बेस के लिए मैं ले रहा हूं NH4OH. सबसे पहले बताओ रिएक्ट करके क्या बनेगा. यू हैव NH4Cl प्लस H2O. सबसे पहले आपके पास कंटेनर में है HCl. यू टेल मी कंटेनर में HCl है तो H प्लस एंड Cl की फॉर्म में होगा. और जब आप यहां पर ऐड करते हैं NH4OH,
NH4 is a weak base while HCl is strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस एंड Cl माइनस दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब आप NH4OH डालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल NH4 इज इट्स वीक बेस, सो डिसोसिएशन इज लेस, इसका डिसोसिएशन ऑलरेडी लेस है। लेकिन अगर ये NH4OH डिसोसिएट भी होगा तो यहां पर बनेगा NH4 प्लस। यू टेल मी NH4 प्लस और H प्लस में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर NH4 प्लस और H प्लस में किसका आयनिक मूविंग ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे H प्लस। सो डेफिनेटली व्हेन H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय NH4 प्लस, कंडक्टेंस इज आल्सो डिक्रीज। लेकिन कंडक्टेंस जो होगा वो शार्पली डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि NH4OH इज अ वीक बेस और वीक बेस बहुत ही फीबली डिसोसिएट होता है, तो यहां पर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी लेकिन शार्प डिक्रीज नहीं होगी। वंस आपका इक्विवेलेंस पॉइंट बनने के बाद जब आपके पास बनता है NH4Cl, NH4Cl इज ए सॉल्ट, तो सॉल्ट जब डिसोसिएट होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे NH4 प्लस और Cl माइनस सॉल्यूशन में डालता है, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर इसका अपन कंपेयर करें तो डेफिनेटली आपको ग्राफ में डिफरेंस दिखाई देगा। अगर शार्प डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर डिक्रीज हो रहा है शार्प डिक्रीज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यहां पर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। आप अच्छे से इसको लर्न करोगे, दोनों में डिफरेंस बता दिया है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दे तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा, और थोड़ा सा अगर उसने शार्प नहीं दिखाया है तो डेफिनेटली आपके पास जो ग्राफ बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का होगा ना। नोट्स में थर्ड टाइट्रेशन दिया है आपको, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पास वीक एसिड आप ले सकते हैं CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं NaOH। सबको आता है रिएक्शन, यू विल गेट CH3COONA प्लस H2O। सबसे पहले CH3COOH is a weak acid, NaOH is strong base, react to each other, they will form a salt which is sodium acetate। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं NaOH को डालता हूं CH3COOH में, CH3COOH फीबली डिसोसिएट होगा बिकॉज दिस इज वीक एसिड, NaOH बहुत फटाफट से डिसोसिएट होगा बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे रिएक्ट करेंगे आपके पास बनेगा CH3CONA। तो अगर यहां पर मैं ग्राफ चेक करूं इन बिटवीन कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो आप देखेंगे कि CH3COOH जो वीक एसिड था उसका कंडक्टेंस स्टार्टिंग में स्लो होगा, लेकिन जब आप उसमें NaOH डालोगे तो आपके पास सोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा CH3CONA, जिससे कंडक्टेंस एक साथ इंक्रीज होगा। तो यहां पर आपका कंडक्टेंस स्टार्टिंग में गिर रहा है, थोड़ा सा कंडक्टेंस स्टार्टिंग में गिर रहा है। उसका रीजन क्या है? व्हेन यू इंक्रीज द when CH3CONA and NaOH both are mixed to each other, they will form a salt, और सॉल्ट में अगर एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ऑलवेज पहला थोड़ा सा डिक्रीज होगा देन शार्पली इंक्रीज। याद रखिएगा ये जो है दिस इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट एंड फाइनल टाइट्रेशन है वीक एसिड एंड वीक बेस। यहां पर मैं ले रहा हूं वीक एसिड CH3COOH और यहां पर ले रहा हूं मैं NH4OH। रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा अमोनियम एसिटेट प्लस H2O। We know that CH3COOH and NH4OH both are weak compounds। आपके पास दोनों के दोनों वीक एसिड वीक बेस हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में कंडक्टेंस बहुत कम होगा। आपके पास स्टार्टिंग में जो कंडक्टेंस होगा, मैं 4 नंबर टाइट्रेशन का कंडक्टेंस सिखा रहा हूं। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें है CH3COOH, दिस इज वीक एसिड,
आप उसमें मिक्स कर रहे हो NH4OH, दिस इज वीक बेस. We know that CH3COOH and NH4OH both are feebly dissociate. दोनों एकदम feebly dissociate होंगे, तो that's why इनका कंडक्टेंस बहुत कम होगा. लेकिन जब आप NH4 को ऐड करते हो CH3COOH में, तो some H plus is replaced by NH4 plus. That's why you will form salt. And salt जब dissociate होगा तो slightly यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. देन आपका कंडक्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्फा एक फिक्स रेट पे होगा. तो अगर मैं सबके सब प्लॉट्स की यहाँ पर बात करूं, तो आप इनको देखकर भी पहचान सकते हैं. अगर आपको ऐसा कुछ दिया, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम, और आपको ऐसा अगर दिया, तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अगर आपको कंडक्टेंस और वॉल्यूम में ऐसा प्लॉट दिया, तो आप समझ जाना आपका जो प्लॉट है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. और अगर आपको दिया स्टार्टिंग में थोड़ा डिक्रीज देन इंक्रीज, तो आप समझ जाना ये वाला रहेगा आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. और अगर आपको ऐसा कुछ दिया, कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में इंक्रीज एंड कांस्टेंट, तो आप समझ जाना ये वीक एसिड एंड वीक बेस का होगा. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक. आप जैसे ये ग्राफ सारे डिस्कस कर लेते हैं, आप रिवाइज करना फटाक से सारे के सारे प्लॉट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम पेपर में मैंने एक बार आपको ऐसा दिया भी था. नाउ नेक्स्ट पेज पे अभी अपन सीखने वाले हैं इंडिकेटर्स. आपको जो सिलेबस में है वो दो टाइप के इंडिकेटर्स, एक है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा इंडिकेटर आपको दिया है फिनोप्थलीन. याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से रेंज में कौन सा इंडिकेटर यूज होगा. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मिथाइल ऑरेंज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं MEOH से, जबकि फिनोप्थलीन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं HPH से. अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को डिसोशिएट करूं तो बनेगा Me प्लस एंड OH माइनस. वी नो दैट दिस OH माइनस रिप्रेजेंट बेसिक इन नेचर. So definitely strongly alkaline medium में आपका जो इंडिकेटर यूज होगा वो ऑलवेज यूज होगा मिथाइल ऑरेंज. आपको पेज नंबर 7 जो मैं आपको भेज रहा हूँ, जो आपको भेजा उसमें 3rd नंबर पेज में एक बॉक्स दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऑलवेज आप दोनों इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो आपको यूज करना है मिथाइल ऑरेंज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं फिनोप्थलीन को डिसोशिएट करूंगा तो बनेगा H प्लस एंड PH माइनस. सो समझ जाना ये एसिडिक है, तो बेसिक मीडियम मतलब स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में जो यूज होगा वो होगा फिनोप्थलीन, बिकॉज फिनोप्थलीन इटसेल्फ एक्सट्रैक्टेड H प्लस आयन. सो मेक इट वेरी क्लियर, टाइट्रेशन के सेकंड पेज में आपको इंडिकेटर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट. एंड पॉइंट का डेफिनेशन है, एंड पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच टाइट्रेशन इज स्टॉप, while equivalence point the point at which acid and base oxidizing and reducing agent have been added in equivalent quantity. So third page of stoichiometry में जो मैंने आपको सेंड किया उस पर टेबल है जहां पर दिया हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा वी यूज फिनोप्थलीन, सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहेगा वी यूज मिथाइल ऑरेंज, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वी यूज फिनोप्थलीन, और अगर दोनों ही वीक रहेंगे तो अपन ना तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे नहीं फिनोप्थलीन, वहां पर अपन यूज करेंगे फिनॉल रेड. आपको नीचे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं. दिस इज वेरी वेरी सिंपल, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते ही समझ जाएगा. बॉक्स के जस्ट नीचे आपको पहला जो ग्राफ दिया है वो ये है, आपको पहला ग्राफ ये दिया है. सबसे पहले बताइए ये ग्राफ कब पॉसिबल होगा अगर मैं इधर ले लूं पीएच और इधर ले लूं बेस. आप मुझे एक बात बता दो कि पीएच अगर आपका 0 या 1 से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, और अचानक से आपने NaOH डाल दिया तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस. तो पहला जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है. आपको सेकेंड ग्राफ pH 5 से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब वो वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा. थर्ड वाले में दोबारा से उसने
ग्राफ नीचे से लिया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अब की बार आप कर रहे हो वीक बेस। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो पीएच में लार्ज डिफरेंस होगा, 2 से 12, 2 से 13, लेकिन आप वीक बेस डालोगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपको 8 या 9 के आसपास मिल जाएगा। और लास्ट वाले में देखो, आपका जो वीक एसिड में वीक बेस डाल रहे हो 6.5, 6.5 पीएच से वो स्टार्ट हो रहा है। नाउ नीचे आपको दिया है थियरीज ऑफ इंडिकेटर, ऑस्टवाल्ड थियरी। HPH इज ए कलरलेस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फिनोल्फथालीन को। देखो डिसोसिएट होकर दे रहा है H+ एंड पीएच माइनस। कौन से मीडियम में वो कलर देगा? बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में। ना नीचे आपको दिया है मिथाइल ऑरेंज, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय MEOH, Me+ एंड OH-। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है ना। पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आपको कई बार न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें बोलता है कि फिनोल्फथालीन डालने पे इतना परसेंट पार्ट कलर हो गया, इतना परसेंट कलरफुल नहीं हुआ, तो कौन से पीएच पे वो कलरफुल हुआ, कौन से पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप एक बफर फॉर्मूला यूज करोगे। बफर के लिए अपन जनरली यूज करते हैं pH = pKa प्लस log ऑफ का बेस 10 सॉल्ट बाय एसिड। सो डरने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्मूले का यूज करो फॉर मिथाइल ऑरेंज एज वेल एज फॉर फिनोल्फथालीन। आपको अगर पीएच पूछता है तो डेफिनेटली आपको pKa या इंडिकेटर, आपको यहाँ पर इंडिकेटर का वैल्यू दिया रहेगा, pKLn दिया रहेगा, और यहाँ पर आपको लिखा रहेगा डिसोसिएट अपॉन, यहाँ पर आपको लिखा रहेगा डिसोसिएटेड अपॉन अनडिसोसिएटेड। ये वैसे लर्न हो जाएगा क्योंकि डिसोसिएट कौन होता है? डिसोसिएट वो होता है जो सोल्ट होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एज ए बफर का फॉर्मूला है, यहाँ पर ये फॉर्मूला एज ए बफर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला दिया है pH = pK इंडिकेटर प्लस log ऑफ का बेस 10 In- अपॉन HIN। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके जस्ट नीचे आपको बोला है कि अगर इक्विवेलेंस हाफ होता है तो डिसोसिएट और अनडिसोसिएट दोनों सेम होंगे, ऐसे केस में आपका pH = pKLn बन जाएगा। सो नाउ इस पेज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट पेज पे आपको 1 से लेकर 20 तक कुछ क्वेश्चंस दिए, 17 तक कुछ क्वेश्चन दिए। उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहला, द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इज अल्कलाइन मीडियम इज ड्यू टू नेगेटिव आयन। आपको नीचे सेकंड क्वेश्चन में 3 अलग अलग प्लॉट्स दिए हैं, आप पहचान सकते हैं। NH4HCl, NH4OH वीक बेस है और उसमें आप HCl डाल रहे हो, इसका मतलब pH 7 से ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए, समझ जाओगे। तीनों स्लोप बहुत इजी है। इसमें आपको जो एक न्यूमेरिकल में सिखाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर है 15, जो मैं आपको सेंड कर रहा हूं। 15 में आपको बोला है कि आपका pK है 5, आपको pH निकालना है। एक में कलरलेस 80 है, दूसरे में कलर्ड 80 है। 80 to 80 मतलब एक में डिसोसिएट 20 तो अनडिसोसिएट 80, एक में अनडिसोसिएट 80 तो डिसोसिएट 20 लेना है। सो पहले क्वेश्चन में मैं निकाल रहा हूँ pH = pKa 5 प्लस log ऑफ का बेस 10। अगर डिसोसिएट 20 हुआ है तो अनडिसोसिएट 80 है। ऐसे ही 5 प्लस log ऑफ का बेस 10, अगर डिसोसिएट 80 हुआ है तो अनडिसोसिएट 20 है। आपको पूछा pH में डिफरेंस कितना है, क्या मैं यहाँ पर माइनस कर लूँ और इसको 80/20 कर लूँ, तो ये हो जाएगा log 4। तो आपका ऊपर वाले इक्वेशन में हो जाएगा 5 - log 4 और नीचे वाले इक्वेशन में हो जाएगा 5 + log 4। तो पहले वाले इक्वेशन में हो जाएगा 5 + 0.6, दिस इज इक्वल टू 5.6, और नीचे वाले इक्वेशन 5 - 0.6, दिस इज 4.4, और नीचे वाले में हो जाएगा 5 + 0.6, दिस इक्वल टू 5.6। तो आपका pH 4.4 से लेकर 5.6 के बीच में एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन में बी इज द आंसर। जनरली द टाइट्रेशन इज अवॉइडेड इज वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि दोनों बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इन द टाइट्रेशन ऑफ NH4OH वर्सेस HCl
the pH of the solution equivalent point is about NH4OH and versus HCl, डेफिनेटली pH डिक्रीज होगा, NH4 8 या 9 के आसपास होगा तो HCl उसको 7 से स्लाइटली कम कर देगा, तो 5.5 इज द राइट आंसर। यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 से 12। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली पहले आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे आप वो लिख करके भेजो, डेफिनेटली आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इंडिकेटर्स, उसके ग्राफ प्लीज सारे आपको लर्न करना है। ऑल द बेस्ट।